गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंदौर की पाठशाला पर। यह है पार्ट 2 जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है सेकंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ्स के लिए। उसी का पार्ट 2 है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये 100 ऑब्जेक्टिव्स कर लिए तो आप बिल्कुल गारंटीड मानिए कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे और आप पूरे 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो दो नंबर को मिलाकर बनते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि 6, तो 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके बना है। तो एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स, मतलब डिग्री 3। अगर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि अगर डिग्री 2 होती है किसी पॉलिनोमियल की, डिग्री 2 होती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होती है तो हम इसे लीनियर कहते हैं। और डिग्री अगर 3 होती है तो इट इज कॉल्ड क्यूबिक। तो आपको इसका आंसर लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बहुत इजी है, आपको सिर्फ डिग्री के पे फोकस रखना है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, 3 है तो क्यूबिक। एग्जाम में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आना है बेटा। अगर आप ऑब्जेक्टिव छोड़ते हो ना, आप आपके नंबर खुद ही सरेंडर करके आ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे सामने है हमारा क्वेश्चन 23, फिल इन द ब्लैंक थर्ड। डी ग्रेटर देन 0। बेटा डी का मतलब होता है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। बेटा ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछें। ये 2 नंबर में आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स। तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है हमारे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। तो 3 कंडीशन होती है इसमें बेसिकली। मैं आपको तीनों कंडीशन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। अगर ये कंडीशन बनती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो डी की वैल्यू 0 से बिगर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब अगर आपको बेटा ग्रेटर देन लेस देन में कंफ्यूजन होता है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर डी की तरफ ये मुंह खुला हुआ है, अगर मुंह खुला है तो इसकी वैल्यू होगी रियल। अब इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल की जगह आ जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारा आंसर आ गया डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। सर अगर 0 की वैल्यू बड़ी आ जाए, मतलब अगर ये साइन अपोजिट हो जाए, ग्रेटर देन की जगह 0 बड़ा हो जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा नो रियल रूट। यानी अगर आपकी कंडीशन ये बन जाती है कि साइन इधर 0 की तरफ आ जाता है तो हमारा सिंपली आंसर इस कंडीशन में आ जाएगा नो रियल रूट। ठीक है, यानी माइनस में अगर आपका आंसर आ जाता है सॉल्व करने पे। तो नेक्स्ट जल्दी से हम देख लेते हैं। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टर्म का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ए प्लस एन माइनस 1d। ये है हमारा एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1d। ध्यान रखना बेटा, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, और टर्म के पहले जो लिखा रहता है वो हमारा एन होता है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इज कॉल्ड। बेटा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को ही हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को ही हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आएगा। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रायंगल आपको दिया है ABC, उसमें BC के पैरेलल एक लाइन खींचिए DE। सर हमेशा BC और DE आएगा क्या? नहीं, मैं आपको उसका तरीका समझाता हूँ। यहाँ पर एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है BC पैरेलल DE या DE पैरेलल BC। या फिर अगर कोई भी साइड हो, यहाँ पे PQ हो सकता है तो PQ पैरेलल QR, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। जहाँ पर भी आप क्या देखते हो कि आपके पास पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन दी है आपको, तो आपको वहां पर थेल्स थ्योरम पुट करना है। अब थेल्स थ्योरम होती क्या है? अगर आप कोई भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड ड्रॉ करते हो
तो वो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इट मीन्स ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। सिंपली ये फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। ये आपका जैसे ही फॉर्मूला पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये आपको चार वैल्यूज है, कुछ भी दी हो सकती है। मान लो यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ये भी चीज़, तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे तो कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स। बेटा ओरिजिन ये होते हैं हमारा ग्राफ, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ओरिजिन ग्राफ की शुरुआत हमेशा सेंटर से होती है बेटा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0,0। ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ से आपसे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं पूछा है। बच्चे कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। अगर यहाँ पे आपसे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा होता, क्या पूछा होता बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये वर्ड आया होता तो हमारा आंसर होता रूट में x² प्लस y²। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा होता, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पूछे, यानी 0,0। अब बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1। आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो, या फिर थीटा की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू भी गिवन हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर थीटा ही दिया हो, थीटा की जगह पर कुछ और भी लिखा हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा होता साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ऐसा भी लिखा हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है, साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है ये? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई टू एन ऑब्जेक्ट लाइन। एक ह्यूमन है जो यहाँ पर खड़ा है बेटा, अब थोड़ा सा मैं ड्रॉ ऐसे ही बना दे रहा हूँ। अब ये मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के टॉप पे ये पर्सन देख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो बिल्डिंग के टॉप पे कोई रस्सी बंधी है उसको देख रहा है, या बिल्डिंग के टॉप पे कोई दूसरा पर्सन खड़ा है उसको देख रहा है। तो इस पर्सन की आईज से इस ऑब्जेक्ट को जो ये लाइन जोड़ रही है आपके सामने, ये जो मैं रेड लाइन बना देता हूँ, थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ, तो रेड लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो आई टू ऑब्जेक्ट को जोड़ती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। बेटा 9 चैप्टर के अंदर जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपको 3 डेफिनेशन दी है, एक लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीनों डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, 1 वर्ड में तीनों में से एक बिल्कुल आती है। सर अब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। बेटा ये ह्यूमन बीइंग की आईज आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे मान लो इस इंसान की आईज है, ये इसकी आंखों से अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका लेवल, है ना, आई लेवल जो सिंपल है इसका। अब अगर ये इस लेवल से ऊपर की तरफ देखता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखता है यहां पर, तो अगर ऊपर देख रहा है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लो ये बिल्डिंग के फुट में देख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अबव और बिलो का काम है, बाकी दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तो आपका काम हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। आगे देखते हैं मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट। बेटा टेंजेंट के बारे में मैंने कल भी समझाया था आपको, अब एक बार फिर देख लेते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करके चली जाती है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया, पैरेलल लाइन पूछिए, पैरेलल माने जो कभी आप आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो मैक्सिमम कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा अपन? तो 2, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। बेटा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है एरिया ऑफ सर्कल, लगभग हर साल 10 के पेपर में पूछ लेते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी मैच द पेयर में, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली कैसे? जैसे यहाँ पे से फॉर्मूला पूछा है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर।
और अगर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पूछ ले आपसे एरिया की जगह पे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताओ, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आपको रेडियस गिवन होता है कि आपको आर की वैल्यू दे दी, अब पूछते हैं व्हाट इज द एरिया, तो बस आपको आर की जगह पे जो वैल्यू दी है वो पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम सिंपल सी बात है कि एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे जो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आपको याद रखना है। रेडियस जो है वो हमारा 7 है, उसका स्क्वायर करना है, मतलब 7 को 2 बार लिख देना है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 22 × 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि बेटा एरिया फाइंड कर रहे हैं, जब भी आप एरिया फाइंड करोगे तो आपको ऊपर स्क्वायर लगाना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर क्या होता है बेटा, स्पेयर जो है हमारा 3D शेप होता है सर्कल का ही। जैसे सर्कल जो होता है मैं आपको बताऊं, जो बैंगल होती है, चूड़ी होती है, आपने देखा होगा कि मम्मी हाथ में पहनती है, वो सर्कल शेप की होती है। लेकिन स्पेयर क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम भी होती है, जैसे कि अपन फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल होती है उसमें हवा भरी होती है ना, तो जो भी चीज स्पेस कवर करती है उसमें वॉल्यूम होता है अपना, तो वॉल्यूम वाली चीज स्पेयर हो गई, गोला। अब इस स्पेयर को वॉल्यूम फाइंड करने का बोला है, इसका फॉर्मूला है बेटा, बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी बहुत बार पूछते हैं बेटा। अब स्पेयर के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेयर के साथ साथ में स्पेयर के टीएसए की बारे में बात भी कर लेते हैं। स्पेयर का टीएसए होता है बेटा 4, ध्यान रखना 4 बोल रहा हूं मैं, है ना, टीएसए टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पाई आर स्क्वायर सर्कल का है, उसमें अगर 4 लगा देते हो आप, ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर किसका है, सर्कल का, अगर आप उसमें 4 और लगा देते हो तो ये बन जाता है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, है ना। और अगर इसी को स्पेयर की जगह हमारे पास होता है हेमिस्फेयर, यानी आधा गोला, इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। तो अगर वॉल्यूम निकालना था तो बस आपको 4 की जगह 2 लिख देना है और यहाँ पे भी 4 की जगह पे 2 लिख देना है। बस ये सी एस ए का फॉर्मूला होता है और टी एस ए का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। स्पेयर में टी एस ए सी एस ए दोनों एक ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप हेमिस्फेयर की बात करते हो तो सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले याद नहीं होते, बेटा देखिए अगर याद नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप उसको 3-4 बार 5 बार लिखकर याद कर लो, बिकॉज 3 नंबर के सीधे फॉर्मूले एग्जाम में पूछेंगे आपसे ये मैच द पेयर में। इसके अलावा इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे आपको, तो वहां पर अगर आपको न्यूमेरिकल मान लो सॉल्व करना भी नहीं आ रहे, मैथ्स बहुत भी वीक है, तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला पुट करके अगर वैल्यू भी पुट कर दोगे ना तो आप पास हो जाओगे एग्जाम में। तो फॉर्मूले याद तो करना पड़ेंगे आपको। अब लिखा है मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो मिडिल की सबसे बड़ी वैल्यू होती है बेटा, मिडिल की वैल्यू जब भी पूछते हैं इसका आंसर आता है मीडियन। मिडिल वैल्यू के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा अपन, मीडियन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पी ई पी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1। मैंने कल भी समझाया था, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, कुछ काम होने या नहीं होने की संभावना क्या होती है 1। ये फॉर्मूला कब आपको यूज करना है मैं बता दूं आपको, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिख जाए और आपको वैल्यू ऐसे 0 पॉइंट कुछ भी दिख जाए 95 या 0.005, कोई भी वैल्यू ऐसी दिख जा रही है, वहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है और सिंपली इसको 1 में से माइनस कर देना है, तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सर 1 में से कैसे माइनस करेंगे, बेटा ध्यान रखना 1 हमेशा 0 के ऊपर लिखना है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और जितने नंबर पॉइंट के पीछे उतने 0 लगा के सिंपली माइनस कर देना है। नीचे भी वही करना है, पॉइंट लगाना है या 3 0 है तो 3 0 लगा के आपको सिंपली माइनस कर देना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 1 हमेशा आगे लगाते हैं, 1 पीछे नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, √2 इज, ये तो बहुत इजी हो गया, इरेशनल नंबर चैप्टर 1 में ही पढ़ते आ रहे हो आप तो। बेटा √2, √3, √5, √7
3√2, 3√5, ये सब इरेशनल ही होते हैं, क्योंकि इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो इरेशनल होगा। कल हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। ये चीज ध्यान रखना, इरेशनल का मतलब जब हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, रूट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। अगर ये रूट के अंदर 4 लिखा होता तो हम इसको 2 × 2 करके 2 को रूट से बाहर निकाल लेते तो 2 आंसर आ जाता, पर इरेशनल हो जाता। इरेशनल के लिए वो नंबर का कभी भी रूट कैंसिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल है, क्या है, 2 वेरिएबल, तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? आपको ये पता होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर है पूरा आपका, चैप्टर 3, उसके बारे में आपने पढ़ा ही ऑलरेडी। तो बेटा इसका आंसर सिंपल है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, वाई का आंसर आता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा x + y = 5। अब अगर मैं x की जगह 1 वैल्यू मन से ले लेता हूँ तो मेरा y का वैल्यू कितना आएगा? तो बेटा 1 प्लस का जरा के माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 मतलब मेरे y की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही मैं अगर यहाँ 2 लेता तो y की वैल्यू 3 आ जाती। अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 लेता तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाती। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। डी की वैल्यू 0 के इक्वल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b² - 4ac। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो क्या होता है बेटा? जस्ट अभी डिस्कस किया है हमने, क्या होता है? d = 0। तो रूट क्या होते हैं बेटा? रियल एंड इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, रियल एंड इक्वल। अगर वैल्यू डी से बड़ी होती, मतलब 1 से 0 से बड़ी होती तो क्या लिखते हैं? रियल बट डिस्टिंक्ट। अगर वैल्यू छोटी होती मतलब 0 बड़ा होता तो हम क्या लिखते हैं? नो रियल रूट। ये ध्यान रखना है बेटा। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इसका आंसर है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड क्या होती है बेटा? इक्वल। सिर्फ वही ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बाकी दूसरे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा अच्छे से। और कौन कौन से फिगर है बेटा जो सिमिलर होते हैं? मैंने कल समझाया था आपको। सिमिलर बने दिखने में सेम, साइज छोटा बड़ा हो सकता है बट दिखने में सेम होना चाहिए। कौन कौन से हैं बेटा? एक तो सर्कल है, एक आपका स्क्वायर है, और तीसरा ये जो अपन ने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, ये सिमिलर होते हैं बेटा। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है साइज भी सेम होना, है ना? ये चीज ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है बेटा, बहुत ईजी है। बट ऑल्सो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। फॉर्मूला है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर ये स्क्वायर वगैरह समझ नहीं आते, बहुत से बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो देखो आप इसको लिखने का तरीका सीख लो। डिस्टेंस पूछा है आपसे, आपको रूट में ही लगाना है। ध्यान रखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी आएगा रूट लगाना है। अब आपको लिख लेना है x - x और प्लस कर देना है y - y। सर हो गया क्या? नहीं। अब दोनों को जोड़ा बना दो, पावर 2 लगा दो, और अब आपको ध्यान रखना है एक नंबर 21। 21 बस आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। tan 90 - थीटा, बेटा tan 90 - थीटा क्या होता है? तो ध्यान रखना tan 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। ये अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक दिन अलग से करवा दूंगा। टेंजेंट सर्कल कॉमन पॉइंट। बच्चों को कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। बेटा टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल को छू के चली जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना? और सर्कल जो आपको दिख रहा है, मैंने रेड पेन से बनाया है, ये हो गया हमारा सर्कल। इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? तो बेटा ये पॉइंट जहां पर सर्कल और टेंजेंट आपस में टकरा रहे हैं, तो इस कॉमन पॉइंट का नाम पूछा है आपसे, क्या है? इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं। आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप अब कमेंट करोगे तो मैं आपको मैच द पेयर, वन वर्ड और
सबसे इम्पोर्टेंट ट्रू फॉल्स करा दूंगा, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कटते हैं बेटा। अगर आप सच में पास होना चाहते हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी का पास होना ज़रूरी है। अगर आप एक वीडियो शेयर कर दोगे तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड पास हो जाए, है ना। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंदौर की पाठशाला पर। ओके गाइज।